हेलो गाइस, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे क्रिस्टल और स्टडी चैनल पे। तो आज हम पढ़ेंगे हमारे पॉलिटिकल साइंस का क्लास 12 का चैप्टर 1, जो कि है द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। तो अभी हम एमसीक्यू करेंगे। हम क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ करेंगे जो कि इस चैप्टर से रिलेटेड है और हमारे एग्जाम्स में आते ही आते हैं। तो इस तरह के एमसीक्यूज़ के लिए आप हमारे इस लेक्चर्स को प्रेफर कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा हम क्वेश्चंस करवाते हैं। आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस ज़रूर आएंगे, ऐसा नहीं हो सकता कि आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस ना आए। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। व्हाट वाज द प्राइमरी फोकस ऑफ द सोवियत सिस्टम। तो पूछ रहा है कि जो प्राइमरी फोकस था सोवियत सिस्टम का वो किस ओर था। क्या सोवियत सिस्टम चाहता था कि प्रमोशन हो कैपिटलिज्म का, क्या वो ये चाहता था कि इस्टेब्लिशमेंट हो डेमोक्रेसी की, क्या वो ये चाहता था कि प्लानिंग एंड कंट्रोल हो स्टेट का, या फिर इनकरेज करना चाहता था प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ को। तो ये 4 ऑप्शन है जिसको आपको मिले हुए हैं। इनमें से आपको बताना है कि जो सोवियत सिस्टम था उसका फोकस कहाँ पे था। तो इसका आंसर आता है ऑप्शन नंबर सी, कि ये क्या चाहता था, ये प्लानिंग करता था, कंट्रोल करना चाहता था किसको, स्टेट को मेनली। प्लानिंग एंड कंट्रोल बाय द स्टेट। क्वेश्चन नंबर 2 आता है, विच लीडर इज क्रेडिटेड विथ फाउंडिंग द बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी एंड लीडिंग द रशियन रेवोल्यूशन। तो बात करी जा रही है कि ऐसा कौन सा लीडर था जो कि फाउंडर था बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी का और वो लीड भी कर रहा था रशियन रेवोल्यूशन को। तो यहाँ पर आंसर आता है हमारा व्लादिमीर लेनिन हमारे आंसर होंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। व्हाट वाज द नेम ऑफ मिलिट्री अलायंस। तो हमें नेम बताना है मिलिट्री अलायंस का जो कि ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज के साइड पे कंट्रोल करता था। तो वो क्या था, वार्सो पैक्ट नाम था उसका। मिलिट्री अलायंस बताना है जो कि ईस्ट यूरोपियन के साइड कंट्रीज में कंट्रोल क्या करता था, उसका नाम है वार्सो पैक्ट। ठीक है, वार्सो पैक्ट। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। व्हाट वाज द मेजर क्रिटिसिज्म ऑफ सोवियत सिस्टम। तो मेजर क्रिटिसिज्म क्या रहा है सोवियत सिस्टम का। सबसे पहला ऑप्शन है लैक ऑफ स्टेट कंट्रोल, बी एक्सेसिव डेमोक्रेसी, सी डेमोक्रेसी एंड अथॉरिटेरियन, डी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो इसका आंसर आता है गाइस ऑप्शन नंबर सी, कि जो सोवियत सिस्टम था वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूरोक्रेट था और अथॉरिटेरियन था। इस बात की क्रिटिसिज्म हो रही थी। क्वेश्चन नंबर 5 देते हैं। हाउ डिड द सोवियत सिस्टम इफेक्ट द इकोनॉमी। तो सोवियत सिस्टम ने किस तरह से इफेक्ट कर दिया था इकोनॉमी को, हमें ये चीज़ बतानी है। तो गाइस जिस बच्चे ने चैप्टर को रीड करा है ना, उसको आंसर देने में टाइम नहीं लग रहा होगा, बट जिन्होंने नहीं पढ़ा है ये उनके लिए है। आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं अपना, मत करिए कि बिना पढ़े जा रहे हैं। तो सोवियत सिस्टम ने किस तरह से इफ़ेक्ट करा है हमारी इकोनॉमी को, हमें ये बताना है। तो ये स्टेट को ओनरशिप करता था और कंट्रोल करता था, डोमिनेट करना चाहता था स्टेट को। आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, हु सक्सेडेड लेनिन। तो लेनिन को किसने सक्सीड करा था एज अ लीडर ऑफ सोवियत यूनियन। वो कौन है, जोसेफ स्टेलिन है जिन्होंने लेनिन को सक्सीड किया था। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। व्हाट इवेंट वीकेंड द सोवियत यूनियन सिस्टम इवन फर्दर कंट्रीब्यूटिंग टू इट्स फ्लैटरिंग इकोनॉमी इन द लेट 1970s। तो बोल रहे हैं कि ऐसा क्या इवेंट रहा है जो कि बहुत ज़्यादा वीक कर देता है सोवियत यूनियन सिस्टम को 1970s के टाइम पे। ऑप्शन नंबर ए है द सोवियत इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान, बी द आर्म्स रेस विद द यूएस, सी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इन द वेस्ट, एंड डी द कोलैप्स ऑफ ईस्ट यूरोपियन कम्युनिस्ट रिजाइन। तो इसका आंसर आता है ऑप्शन नंबर ए द सोवियत इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान। तो जब सोवियत का इन्वेजन हुआ अफगानिस्तान के साथ, उसी टाइम पे सोवियत यूनियन का सिस्टम बहुत ही ज़्यादा वीक हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 8, हु इनिशिएटेड पॉलिसीज ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म एज वेल एज डेमोक्रेटिज्म विद इन द सोवियत यूनियन। तो ऐसी कौन सी पॉलिसीज़, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं जो कि इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म्स हैं, पॉलिसीज जिसके लाई गई थी डेमोक्रेटिसिज्म विद इन द यूनियन। कौन था ऐसा जो लेकर आया था, बताइए आंसर, कमेंट करिए।
तो इसका आंसर आता है मिखाइल गोर्बाचेव, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट मेजर इवेंट अकर्ड इन दिसंबर 1991 लीडिंग टू द डिसबैंडमेंट ऑफ द सोवियत यूनियन। तो ऐसा कौन सा मेजर इवेंट था जो कि अकर हुआ था दिसंबर 1991 में और जिसने डिसबैंड कर दिया था सोवियत यूनियन को? तो वो था अ coup led by the कम्युनिस्ट पार्टी हेडलायर्स, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, विच लीडर एमर्ज एज अ नेशनल हीरो। तो ऐसा कौन सा लीडर है, हाँ, जो कि नेशनल हीरो निकल कर आया था, जो कि अपोज करता है 1991 में कूप को एंड प्ले करता है सिग्निफिकेंट रोल इन द डिसबैंडमेंट ऑफ द सोवियत यूनियन। तो वो कौन है? बोरिस याल्त्सिन, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, हु वॉज अ लीडर ऑफ द सोवियत सिस्टम फ्रॉम 1953 टू 1964 एंड इंट्रोड्यूस सम रिफॉर्म वाइल डिनाउंसिंग द स्टालिन्स लीडरशिप स्टाइल। तो ऐसा कौन सा लीडर है जो कि 1953 से 1964 के टाइम पे रहा था? हमें अगर इतना याद है तो हम इसका आंसर बता सकते हैं। तो वो कौन है? ऑप्शन नंबर बी, निकिता खुश्रेव, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इवेंट इन्वॉल्विंग द हंगरी एंड द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस इज एसोसिएटेड विद द निकिता खुश्रेव्स लीडरशिप। तो ऐसा कौन सा इवेंट है जो कि इन्वॉल्व करता है हंगरी एंड क्यूबन मिसाइल क्राइसिस को? तो वो होता है सप्रेशन ऑफ द पॉपुलर रेबेलियन ऑफ इन द हंगरी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, व्हाट वाज द मेन रीजन फॉर द कोलैप्स ऑफ सोवियत सिस्टम अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट। तो ऐसा कौन सा मेन रीजन था जो कि कोलैप्स करते हैं सोवियत सिस्टम को हमारे टेक्स्ट के अकॉर्डिंग, मतलब हमारी बुक में जो लिखा है उसके अकॉर्डिंग? तो वो क्या है? इकोनॉमिक स्टैग्नेशन एंड फेलियर्स टू मीट द पीपल्स इंस्पिरेशन। तो क्या बात करी जा रही? सोवियत यूनियन एक ऐसा मतलब कि सिस्टम उन्होंने क्रिएट कर दिया था जिसके वजह से बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिक स्टैग्नेशंस आ चुके थे और पीपल के एस्पिरेशंस फेल होती जा रही थी। उनको जो चाहिए था वो उनको प्रोवाइड नहीं हो पा रहा था, यहाँ तक कि उनका फ्रीडम ऑफ स्पीच भी ले लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, व्हाट बर्डन कंट्रीब्यूटेड टू द इकोनॉमिक वीकनेस ऑफ द सोवियत यूनियन अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट। ऐसा कौन सा बर्डन था जो कि इकोनॉमिक वीकनेस लेकर आया था सोवियत यूनियन में? तो वो क्या था? ऑप्शन नंबर सी, मेंटेनेंस ऑफ न्यूक्लियर एंड मिलिट्री अर्साइल्स, ठीक है। तो मेंटेन नहीं कर पा रहे थे वो लोग न्यूक्लियर और मिलिट्री अर्साइल्स को। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाई इज अंडरस्टैंडिंग द कोलैप्स ऑफ सोवियत यूनियन इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट? ऑप्शन नंबर बी, टू ड्रॉ जनरल लेसन अबाउट द पॉलिटिकल सिस्टम कोलैप्स। ऐसा हमें क्यों कोलैप्स करा गया, सोवियत सिस्टम की इंपॉर्टेंस हमें क्यों अंडरस्टैंड कराई जा रही है, ताकि हमें ये पता चल सके कि पॉलिटिकल सिस्टम में किस तरह से कोलैप्स होता है। नंबर 16 देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट व्हाट वर सम ऑफ द रीजन फॉर द सोवियत सिस्टम स्टैग्नेशन एंड इवेंचुअल कोलैप्स। तो ऐसा कौन सा रीजन है जो कि स्टैग्नेशन और इवेंचुअल कोलैप्स लेके आता है? तो वो क्या है? ऑप्शन नंबर बी, रैम्पेंट करप्शन। बहुत ही ज़्यादा करप्शन हो चुका था और एडमिनिस्ट्रेटिव इनएफिशिएंसी थी। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, What were Mikhail Gorbachev's main promises when he initiated the reform in Soviet system? तो मिखाइल गोर्बाचेव ने एक प्रॉमिस किया था, वो कौन सा प्रॉमिस था हमें ये बताना है। उन्होंने ये कहा था कि वो रिफॉर्म करेंगे इकोनॉमी को और कैचिंग अप विद द वेस्ट, कि वेस्ट की जिस तरह से टेक्नोलॉजी है, जिस तरह से उनका सिस्टम है, वो उसी तरह से सोवियत यूनियन का भी सिस्टम क्रिएट करने की कोशिश करेंगे और उनसे आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे और रिफॉर्म करेंगे इकोनॉमी को। उन्होंने कहा था, ये किसने कहा था? मिखाइल गोर्बाचेव। तो ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, वाई डू मिखाइल गोर्बाचेव लूज अ सपोर्ट। तो मिखाइल गोर्बाचेव किस तरह से सपोर्ट को लूज कर जाता है, हमें ये चीज़ बतानी है। देयर द सोवियत सिस्टम ड्यूरिंग द रिफॉर्म के टाइम में सोवियत सोसाइटी जो थी किस तरह से लूज होती है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कि इन्होंने क्या करा, इन्होंने डिफेंड कर दिया जो इन्होंने पॉलिसीज़ बताई थी उसी को। इसके वजह से सोवियत सोसाइटी का जो सपोर्ट था वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लूज़ हो गया और मिखाइल गोर्बाचेव का जो उन्होंने प्रोमिसेस करे थे, अगर ये उसको डिफेंड ना करते, अगर ये अपनी पॉलिसीज़ को लेकर चलते आगे तक, तो शायद से कहीं ना कहीं आगे बढ़ जाते और इस तरह से इनका लूज सपोर्ट ना होता। क्वेश्चन नंबर
Question number 19. What surprising development contributed to the disintegration of the USSR according to the test? तो डिसइंटीग्रेशन यूएसएसआर का क्यों हो रहा था, हमें ये बताना है अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. द डिजायर फॉर द सवर्निटी एंड नेशनलिज्म विद वेरियस रिपब्लिक्स. तो लोग क्या चाहते थे, सोवर्निटी और नेशनलिज्म चाहते थे, जहाँ की इसी वजह से डी इंटीग्रेशन हो गया किसका, यूएसएसआर का. Question number 20. Who was the leader of the Soviet Union associated with the Dante phase in relation with the US and involved in suppressing popular rebellion in Czechoslovakia and Afghanistan? तो इसका आंसर क्या है गाइस? ऑप्शन नंबर बी, लियोनिड ब्रेजनेव. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 21. हु वॉज द लास्ट लीडर ऑफ द सोवियत यूनियन. तो लास्ट लीडर कौन रहे थे सोवियत यूनियन के, हमें ये बताना है. तो वो कौन थे, मिखाइल गोर्बाचेव इज द लास्ट लीडर. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. वो लास्ट लीडर रहे थे कहाँ के, सोवियत यूनियन के. आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में की ओर. व्हाट वर द मिखाइल गोर्बाचेव मेन रिफॉर्म पॉलिसीज. तो इनकी पॉलिसीज क्या थी कि प्रेस्टोकिया और गैल्सनॉट इनकी मेन पॉलिसीज रही थी. ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 23. व्हाट एफिशिएंट इवेंट हैपन इन अक्टूबर 1989. तो क्या इवेंट ऐसा हैपन हुआ था अक्टूबर 1989 में, क्या हुआ था, जिन्होंने पढ़ा होगा वो बता सकते हैं, जल्दी कमेंट करिए आंसर. द बर्लिन वॉल फेल. बर्लिन वॉल गिर गई थी. क्वेश्चन नंबर 24. व्हेन डिड बोरिस याल्सिन बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ रशिया. तो बोरिस याल्सिन कब बने थे प्रेसिडेंट रशिया के, 1991 में. क्वेश्चन नंबर 25. व्हाट वाज द आउटकम ऑफ द कूप स्टैक्ड बाय द कम्युनिस्ट पार्टी हेडलाइंस इन अगस्त 1991. तो इसका आंसर क्या है गाइस? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. जो कूप था वो फेल्ड हो चुका था और लीडिंग टू इंक्रीज सपोर्ट फॉर द गोर्बाचेव. क्वेश्चन नंबर 26. व्हाट वाज द वन ऑफ द मेन कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन फॉर द वर्ल्ड पॉलिटिक्स. ऐसा कौन सा कॉन्सिक्वेंसेज था जिसकी वजह से डिसइंटीग्रेशन हुआ था सोवियत यूनियन का फॉर द वर्ल्ड पॉलिसीज की वजह से, कि इन्होंने क्या करा था. ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. कि एंड ऑफ आइडियोलॉजिकल डिस्प्यूट्स हो चुके थे, इसके वजह से डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट हो गया था सोवियत यूनियन का. Question number 27. Which of the following is the best describe the power relation in the world politics after the end of Cold War? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, मल्टीपोलर सिस्टम डोमिनेट हुआ था किसके द्वारा, बाय यूएस. क्वेश्चन नंबर 28. What role did the institutions like World Bank and IMF plays after the end of Cold War? तो आफ्टर द एंड ऑफ कोल्ड वॉर, जब कोल्ड वॉर ख़त्म हो चुका था, तो वर्ल्ड बैंक ने और IMF ने क्या रोल प्ले करा था, ये बताना है. ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. उन्होंने क्या करा था, प्रोवाइड करा था लोन्स फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन टू द कैपिटलिज्म. क्वेश्चन नंबर 29. Which country wanted to join the European Union and become the part of NATO after the collapse of Soviet bloc? तो सोवियत ब्लॉक्स का कोलैप्स होने के बाद ऐसी कौन सी कंट्रीज थी जिन्होंने ज्वाइन करना चाहा यूरोपियन यूनियन को और बिकम पार्ट बनना चाहा नाटो का? तो वो थी बाल्टिक एंड ईस्टर्न यूरोपियन स्टेट्स. ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. बाल्टिक एंड ईस्ट यूरोपियन स्टेट्स. Question number 30. Who played a key role in dissolving the Soviet Union and later become the first elected president of Russia? तो डिसॉल्विंग द सोवियत यूनियन कौन करना चाहता था और किसने पहला इलेक्शन जीता था प्रेसिडेंट एज अ रशिया में? वो थे बोरिस याल्सिन. ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 31. व्हाट वाज अ मॉडल ऑफ ट्रांजिशन इन्फ्लुएंस्ड बाय द वर्ल्ड बैंक एंड IMF कॉल्ड इन रशिया, सेंट्रल एशिया एंड ईस्ट यूरोप? सो क्या था? शॉक थेरेपी, मॉडल ऑफ ट्रांजिशन इन्फ्लुएंस बाय वर्ल्ड बैंक एंड IMF कॉल्ड इन रशिया, ईस्ट सेंट्रल एशिया एंड ईस्ट यूरोप. क्या था गाइस? शॉक थेरेपी था आंसर. ऑप्शन नंबर बी. क्वेश्चन नंबर 32. व्हाट वाज द मेन गोल ऑफ द शॉक थेरेपी इन द पोस्ट कम्युनिस्ट डिजाइन? तो शॉक थेरेपी का मेन गोल क्या था, कि वो रूट आउट करना चाहता था सोवियत एरा स्ट्रक्चर को.
क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट वाज द मेन पैटर्न ऑफ द ओनरशिप बाय ऑफ प्रॉपर्टी एसोसिएटेड बाय द शॉक थेरेपी? तो वो क्या था? प्राइवेट ओनरशिप। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, कि उनकी मेन प्राइमरी पैटर्न क्या था ओनरशिप का? प्राइवेट ओनरशिप। ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट वाज द वन ऑफ द इमीडिएट मेजर रिक्वायर्ड बाय शॉक थेरेपी इन पोस्ट कम्युनिस्ट रिजाइन? तो ऐसा कौन सा मेजर था जो कि शॉक थेरेपी के द्वारा लिया गया था? तो वो क्या था? प्राइवेटाइजेशन ऑफ द स्टेट असिस्ट। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। Question number 35, what did the transition to the capitalist economy in the post-communist design rule out? Option number B is the correct answer, third way economic model. ठीक है, option number B. क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट वाज वन ऑफ द मेन एस्पेक्ट ऑफ शॉक थेरेपी? तो ऐसा कौन सा पहला एक्सपेक्ट था, मेन एक्सपेक्ट था शॉक थेरेपी का पोस्ट कम्युनिस्ट डिज़ाइन के द्वारा? वो क्या करना चाहता था? कंप्लीट स्विच करना चाहता था किसे? फ्री ट्रेड को। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37, हाउ डिड शॉक थेरेपी इम्पैक्ट द एग्जिस्टिंग ट्रेड अलायंस अमंग द कंट्रीज ऑफ द सोवियत ब्लॉक? सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, लेड टू ग्रेजुअल एब्सॉर्प्शन इनटू द वेस्ट इकोनॉमिक सिस्टम। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट वर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ शॉक थेरेपी? तो शॉक थेरेपी का क्या कॉन्सिक्वेंसेज था इकोनॉमी में कब? पोस्ट कम्युनिस्ट डिज़ाइन के द्वारा। तो वो क्या करना चाहते थे? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, कि रूइन और डिजास्टर करना चाहते थे इकोनॉमी और उसके पीपल को। इनका ये मेन कॉन्सिक्वेंसेज था। क्वेश्चन नंबर 39, हाउ वॉज द रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ इंडस्ट्रीज कैरिड आउट ड्यूरिंग द शॉक थेरेपी? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, थ्रू द मार्केट फोकसिंग एंड लीडिंग टू द डिसअपेयरेंस ऑफ एंटायर इंडस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट हैपेंड टू द वैल्यू ऑफ रशियन करेंसी? तो रशियन करेंसी को क्या हुआ था? द रूबल ड्यूरिंग द शॉक थेरेपी, वो बहुत ही ज़्यादा डिक्लाइन हो गई थी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41, व्हाट वाज द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ शॉक थेरेपी ऑन द रशियन बैंकिंग सेक्टर? अब कॉन्सिक्वेंसेज बताना है शॉक थेरेपी का रशियन बैंकिंग सेक्टर के टाइम पे। तो वो बहुत ज़्यादा बैंकक्रप्ट हो चुकी थी, हाफ ऑफ द रशियन बैंक्स एंड फाइनेंशियली इंस्टीट्यूशंस बैंकक्रप्ट हो चुकी थी। क्या? बैंकक्रप्ट। क्वेश्चन नंबर 42, हाउ डिड द बैंकक्रप्टी ऑफ द बैंक अफेक्ट द शेयर होल्डर एंड कस्टमर्स? तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, शेयर होल्डर एंड कस्टमर्स लॉस देयर मनी। शेयर होल्डर्स जो थे, जो कस्टमर्स थे, उन्होंने क्या करा था? अपना मनी को खो दिया था, लॉस हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 43, व्हाट वाज द फोकस ऑफ द पोस्ट कम्युनिस्ट डिज़ाइन ड्यूरिंग द ट्रांजिशन पीरियड? तो जब ट्रांजिशन हो रहा था तो मेन फोकस पोस्ट कम्युनिस्ट डिज़ाइन का किसकी तरफ था? वो क्या चाहते थे? कि कंस्ट्रक्शन ऑफ द डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन हो। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44, हाउ वर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्री स्ट्रक्चर्ड? तो किस तरह से पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज स्ट्रक्चर हुआ था? दे ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, दे फीचर्ड अ स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट विद अ वाइड पावर। तो उन्होंने किसे चूज कर दिया? स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट पावर थी। क्वेश्चन नंबर 45, व्हाट कंट्रीब्यूटेड टू द रिवाइवल ऑफ द मोस्ट पोस्ट कम्युनिस्ट इकोनॉमीज अराउंड 2000 के टाइम पे क्या रिवाइवल हुआ था पोस्ट कम्युनिस्ट इकोनॉमिक्स के द्वारा? तो ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर, एक्सपोर्ट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो एक्सपोर्ट हो रहा था किसका? नेचुरल रिसोर्सेज का, लाइक ऑयल एंड गैसेस। 46, व्हाट वाज द आउटकम ऑफ द स्प्लिट ऑफ चेकोस्लोवाकिया इनटू 2 इंडिपेंडेंट कंट्रीज? पीसफुल डिवीजन हुआ था। क्या? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, पीसफुल डिवीजन। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट लेड द ब्रेकअप ऑफ द यूगोस्लाविया इन 1990s? तो यूगोस्लाविया का ब्रेकअप जो हुआ था 1990s पे, तो उसका कारण क्या था? क्या कारण था? एथनिक टेंशन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 48, हाउ इज इंडियाज रिलेशनशिप विद रशिया डिस्क्राइब्ड इन द टेक्स्ट? तो इंडिया का रिलेशन रशिया के साथ कैसा दिखाया गया है? बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर।
49. What culture and aspect has contributed to the close relation between the India and post-communist countries? Option number B is the correct answer. Music and film. Question number 50. What surprised many Indians living in उर्बेकिस्तान अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट? तो क्या सरप्राइज कर दिया था इंडियंस जो कि उर्बेकिस्तान में रह रहे थे? तो वो क्या था? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. द पैशन ऑफ उर्बेकीज हैव फॉर द इंडियन फिल्म्स एंड स्टार. तो जो उर्बेकिस्तान में लोग थे, उर्बेकिस्तान में उनका पैशन कहाँ पे था? फिल्म और स्टार्स में. थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर. और अगर आपको इसी तरह का और भी लेक्चर चाहिए तो मैं आपको प्रोवाइड करूँगी. आप बस कमेंट करिए कि हाँ जी आपका ये लेक्चर हमें अच्छा लगा, और इस तरह के आप और भी हमारे लिए लेक्चर्स ला दीजिए, तो मैं आपको ज़रूर हेल्प करूँगी गाइज़. क्योंकि ये जो 50 मैंने करवाए अभी आपको इम्पॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो ये आपके एग्ज़ाम में आएंगे, ये आप मान के चलिएगा. और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें मेल कर सकते हैं. हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, आप क्रिस्टल ऑयल के नाम से आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं. और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं. चलिए गाइस, थैंक यू, बाय बाय.